ये जो कविता है ये मुझे निजी रूप से मुझे बहुत पसंद है, ये मैं पढ़ती हूँ। जी। कोलाहल भरी दुनिया में कैसे सुन ली मैंने एक धड़कन, आश्चर्यों से भरे संसार में तुम्हारी सहजता पर ही जाकर रुकी मेरी नजर। अनेकों भाषाओं के लोकगीत सहम कर मौन हुए जब तुम्हारे पदचापों की बेताल पर नाच उठा मेरा मन। तुम समझते हो कि सत्य और समर्पण दोनों से ही अकिंचन तुम्हारा हृदय मिथ्या प्रेम के आवरण से रोके रहा है मुझे। तुम्हें कब ज्ञात है घरों की संपन्नता अनुराग जन्य होती है। मैं स्वयं भी नहीं जानती किस जन्म तुम्हारे मन वृक्ष के कोटर में मैंने बनाया था अपना नीड़। सुधियों की पगडंडियां तलाशती हर जन्म मैं तुम तक पहुंचती हूँ। अब चेतन की स्मृतियों में गहरे लिखे हैं हम सबके स्थायी आवासों के पते। बहुत शानदार। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी हाल ही में एक पुस्तक आई है। चलिए मिलते हैं सीधा डॉक्टर निधि अग्रवाल जी से। नमस्कार निधि जी। नमस्कार निधि जी, जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया आपकी पुस्तक आई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। शुक्रिया। आपकी लेखकीय यात्रा कब से शुरू हुई? लेखकीय यात्रा के विषय में मैं बताऊं उससे पहले लेखकीय रुझान के विषय में बताना जरूरी समझती हूँ। जो मेरी मम्मी है पूरा क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगी, क्योंकि उनको बहुत मन था पढ़ने में, साहित्य, हिंदी साहित्य में। तो वो अक्सर लाती थी प्रेमचंद, शरद चंद्र के उपन्यास, और हम लोगों ने पढ़े उनके साथ बचपन से ही वो। तो कहीं ना कहीं शायद उनको पढ़ते हुए और मन में ये आया लिखने का भी। और बचपन में छोटी छोटी कविताएं और कहानियां मैंने लिखी, और निश्चित ही वो उसी स्टैंडर्ड की रहती थी बचपन में जो लिखी गई स्कूल की मैगजीन्स में छपती थी। उसके बाद फिर बहुत लंबा एक ड्यूरेशन रहा जब मैंने नहीं लिखा। मैंने अपना, आपको जैसे मालूम है कि मैं चिकित्सक हूँ, तो मैंने अपनी किस मतलब विधा की आप चिकित्सक हैं? मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, लैब है मेरी। और उसके बाद फिर बच्चे रहे छोटे जब तक, तो ध्यान नहीं गया इस तरफ। जब बच्चे थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट हुए तो मेरी बेटी ने ही, मैं उसको एक दिन दिखा रही थी कि देखो मेरे पहले अखबार में कहानियां आया करती थी इस तरीके से, कटिंग्स उसकी। तो उसने मुझे कहा मम्मी अब आप क्यों नहीं लिखते हो? तो फिर वापस मैंने लिखना शुरू किया। और अभी जो ये मेरी दूसरी पारी है लेखन की, से ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2-3 साल ही हुए हैं। कहाँ कहाँ आप लिखती रही अब तक? पहले तो मैं अपनी डायरी में लिख रही थी, फिर बहुत जो मित्र हैं और मार्गदर्शक हैं उन्होंने कहा कि आप मैगजीन्स में भेजें, आप अच्छा लिख रही हैं। तो मैंने जो साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें भेजा है, और दुआबा में, वीणा में, लम्हे में, परिकथा में, जितनी भी पत्रिकाएं हैं उन सब में मेरी कहानी, लेख और सब आते रहे हैं कविताएं। आपका जो प्रोफेशन है वो बड़ा व्यस्तता वाला है, फिर ये लेखन के लिए समय कैसे निकाल पाती हैं? लेखन के लिए समय निकालना नहीं पड़ता। जब कुछ बेचैनी आपके अंदर होती है तो वो समय खुद निकलवा लेती है आपसे, उथल पुथल की वजह से। हाँ जी, एक ये सतत बेचैनी जब बनी रहती है तो वो फिर लिख के ही आपको मुक्ति मिलती है उससे। किस किस विधाओं पे आप लिखती हैं? मैं विशेषकर मैं कहानियाँ लिख रही हूँ अभी, और कविताएं मैंने लिखी हैं, और लघु कथा, यात्रा संस्मरण, लेख, सभी कुछ लिखा है, पर प्रिय विधा मेरी कहानी है। आने वाली जो पुस्तक है वो हम लोग किस विधा पे पढ़ पाएंगे? अगली मेरी 2 पुस्तक हैं अभी, और दोनों ही अलग अलग विधा पे। कहानी संग्रह मेरा अपेक्षाओं के बियाबान अभी आया है, और नेक्स्ट मेरा काव्य संग्रह है जिसको मैं अनुरणन नाम देना चाह रही हूँ। और एक ओरछा की नृत्य की जो है राय प्रवीण, उन पर आधारित भी मेरा छोटा सा उपन्यासिका है प्रवीणा नाम से, वो भी मेरा तैयार है, बस प्रकाशक को देना है मुझे। गरिमा जी, नहीं निधि जी, एक बात बताइए कि आपने जो भी कुछ लिखा, कुछ ऐसा और भी है? जैसे आपने बताया यात्रा वृतांत भी लिखती हैं, तो आप वहाँ कहाँ कहाँ आपने यात्राएं की? मैं अभी तक भारत के बाहर तो नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे कोई भी जगह हो, मुझे एक तो रास्ते बहुत लुभाते हैं, और जिसका रास्ता खूबसूरत हो तो मुझे वहाँ बार बार जाने को मन करता है। और पहाड़ी इलाका? जी जी बिल्कुल, मैं वही कहने वाली थी कि जो प्रकृति से जुड़ी जगह है, नदी हो, पहाड़ हो, हरियाली हो, मुझे लुभाती है। और किसी भी जगह मैं जाती हूँ तो वहाँ की जो सांस्कृतिक कल्चर है वो सब जानने का मुझे बहुत रुचि रहती है उसमें। और आप देखें तो जितने भी तीज त्योहार हैं सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं और उनके पीछे एक विज्ञान है।
तो मुझे लगता है कि जितना हम उनको अपनाएंगे तो उतना ही ज़्यादा हम जो है अपनी प्रकृति को बचा पाएंगे। और इसी मैंने जो है उत्तराखंड का एक त्योहार है फूलदेई, बसंत की तरह ही है वो, तो सबसे उस पर मैंने लिखा था। तो फिर मुझे कहा गया कि मामूली अभी बुंदेलखंड का भी इसी तरीके का त्योहार है, तो ये रुचि मेरी फिर पनपती गई कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ के तीज त्योहार इन सब के बारे में मैं जरूर जानूँ। जैसा कि आपने बताया कि यात्रा वृतांत आपका लिखने का जज्बा रहा है, तो कहाँ की यात्रा की है, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। यात्रा बहुत ज्यादा तो नहीं की है मैंने। जो यात्रा संस्मरण मैंने लिखे हैं वो पन्ना पे लिखा है एक, और सिक्किम पे लिखा है। पन्ना हीरो की खान? जी जी। तो हालांकि मैंने हीरो की खान पे नहीं लिखा, वहाँ पे भी मैंने जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ का और जो उसका रास्ता था वो सब उनको पांडव फॉल देखा होगा आपने? हाँ जी, पांडव फॉल देखा है जी। और बुंदेलखंड में आपने कहाँ यात्रा की? बुंदेलखंड के आसपास मैंने, मतलब बुंदेलखंड में मैंने ओरछा देखा है, पारीछा देखा है, और खजुराहो हम लोग गए हैं, और भोपाल गए हैं, और बाकी जगह तो नहीं गई हूँ। लेखन के अलावा आपके और क्या शौक जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? कुछ भी चीज जो सुकून देती हो, चाहे वो म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, भले ही मैं कर ना पाऊँ लेकिन जो लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई अच्छा तबला बजा रहा हो तो मुझे उसकी वो उंगलियों को चलते हुए देखना भी बड़ा अच्छा लगता है। कला और संस्कृति से जुड़ी हर चीज मुझे पसंद, अच्छा मुझे सुकून देती है। कुछ भी ऐसा जो आपको खुशी दे रहा हो और किसी दूसरे को कष्ट ना दे रहा हो तो वो सुख कर लगता है। कोई कविता आपकी जो आपको बहुत लोभाती हो, अगर उसकी पंक्तियां याद हो तो हमारे दर्शकों को सुनाइए। याद मुझे बिल्कुल कुछ नहीं रहता, आप कहेंगे तो मुझे देख के सुनाना पड़ेगा, मोबाइल से पढ़कर ही मैं सुना पाऊंगी। आपकी जो ये पुस्तक आई है उसका क्या नाम है? अपेक्षाओं के बियाबान। हमारे दर्शकों को दिखाइए। इस पुस्तक में कितनी कहानियां हैं? इसमें 12 कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी है दूसरी पायदान, जो कि जिसे आप एक उपन्यासिका भी कह सकते हैं। एक ये कहानी से कुछ ज्यादा और नोवेल से थोड़ा कम है, और बाकी जो 11 कहानी है वो कहानियां जो भी हैं आपकी वो किस विषय वस्तु पे आधारित है? सब जीवन से ही आती हैं कहानियां। सोशल कहानियां हैं? नहीं, सोशल तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म अनुभूतियों पे मेरी कहानियां रहती हैं। और निश्चित ही जो भी कहानी हम लिखते हैं उसमें कुछ ना कुछ संदेश तो जुड़ा होता है, लेकिन मुझे बहुत मुखर होकर जो संदेश दिया जाता है वैसा लेखन मेरा नहीं है। वो एक संवेदनशील पाठक, उसमें से ये मुझे लगता है लिखने से भी ज्यादा ये पाठक पर डिपेंड करता है कि वो उस कहानी से क्या सीखता है। मैं अपने मन से लिखती हूँ, पाठक अपने मन से उसको पढ़ता है, तो जहाँ पर जो चीज उसको उस वक्त जरूरत होगी वहां से वो उस कहानी में से वो सीख लेगा। जी। निधि, कोई आपको ऐसा कोई वाकया याद आ रहा हो जो आप लेखन के दौरान आपको अवरोध आया हो और आपको तब गुस्सा भी आई हो? तकलीफ तो नहीं, लेकिन हाँ, यात्रा थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है जो भी यात्रा होती है वो आपको सिखाती है, आप बहुत कुछ सीखते हैं उसमें, जिससे कि आपकी आगे की यात्रा आसान हो जाती है। जी, तो ये एक लर्निंग प्रोसेस रहा। और जो मेरी किताब है, तो मुझे लगता है कि जो भी हमारा अज्ञान होता है उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। तो ये जो साहित्य का प्रकाशन वाला क्षेत्र था, ये मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ थी इस क्षेत्र से, तो मुझे दिक्कत हुई प्रूफ रीडिंग का समझने में और किस तरीके से प्रकाशक को कांटेक्ट करना होता है, कैसे, पर सीखा उस प्रोसेस में। और अंततः जब किताब आई है तो सुखद रहा है सफर। किताब जब आपको पहली प्रति मिली होगी तो आपको कैसा लगा? जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत अवरोधों के बाद आई ये मेरी किताब जो है। जिस प्रकाशक से आ रही थी उनकी भी कुछ मिसहैपनिंग्स रही, उनके यहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया, कुछ उनके यहाँ उनकी मदर की डेथ हो गई, तो इस तरीके से 2 साल करीब मेरा निकल गया था। और इस 2 साल में मैंने और नई कहानियाँ लिख ली थी। तो उसके बाद एक बेचैनी मेरे अंदर आने लगी थी कि जब मेरे पास और बेहतर कहानियाँ हैं और मैं इन कहानियों को क्यों ला रही हूँ अपने पहले संग्रह में, तो मुझे कहानियाँ बदलने का मन होने लगा था। और फिर एक ये दुविधा हो रही थी कि मैंने अभी तक जो किया है वो सब जीरो हो जाएगा अगर मैं कहानियाँ बदलती हूँ। तो लेकिन फिर मैंने अपने मन की सुनी और मैंने जो है वापस से बिल्कुल नए सिरे से किताब पर काम किया। और इतनी मेहनत के बाद आप समझ सकते हैं कि जब किताब मेरे हाथ में आई और बहुत खूबसूरत रूप में आई, अनुप्रिया ने इसका कवर बनाया, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर कवर है इसका। देखते ही जब उन्होंने मुझे भेजा तो मुझे बहुत पसंद आ गया था और तो बहुत अच्छा लगा था। निधि जी, आपके इस साहित्यिक यात्रा में आपके जीवन साथी की क्या भूमिका है?
जीवन साथी की और मेरे बच्चों की सभी की बहुत बहुत सहयोग रहा घर से मुझे, स्पेशली जब मैंने ये किताब पर काम करना शुरू किया, क्योंकि इसका प्रूफ रीडिंग करना होता था तो मुझे काफ़ी देर तक रात को जाकर इसे करना पड़ता था और सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाई। और मुझे लगता है शायद मेरे बच्चों ने ही मेरे उस वक्त मुझे भी संभाला, मुझे सहयोग किया पूरी तरीके से और मोटिवेट करते रहे। और जब, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा साहित्य के क्षेत्र से सीधे जुड़ाव नहीं है, और प्रूफ रीडिंग करके जब मैं रात को सोने के लिए आती थी तो मैं डेली विक्रम को बोलती थी कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको लगता है कोई इस किताब को पढ़ेगा भी, या ऐसा तो नहीं इन लोगों को पसंद ना आए। फिर मुझे लगता था अच्छा ना पसंद करें पर पढ़ लें, ऐसा ना हो कि अननोटिस ही रह जाए किताब। तो वो हमेशा बहुत मोरल अप करते थे कि तुम्हें हमेशा कहानियों पर इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, इतने लोगों के फ़ोन आते हैं जब मैगजीन में छपती है, तो फिर ऐसा कैसा हो सकता है कि बुक में आए तो वो तुमको पसंद ना करें या इग्नोर करें। तो ये छोटे छोटे उनका आपको भरपूर सहयोग मिला। जी बिल्कुल। किताब के प्रकाशन से लेके और अब तक वो आपके लेख की यात्रा में साथ खड़े हैं। हाँ जी। और आने वाली पुस्तकों के लिए। जी जी। और यह तब है जबकि उनका साहित्य में इतना रुझान नहीं है, और उनको पसंद है, लेकिन उनको बुंदेलखंड क्या प्रोफेशन है उनका? वे भी चिकित्सक हैं, फिजिशियन हैं, और उनको पसंद आता है जो बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ गीत होते हैं, बुंदेली माटी से ज्यादा लगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो मेरी जो इच्छाएं हैं या जो मेरी जो यात्रा है, उनको खुशी होती है कि अगर मैं अपनी मंजिल पाती हूँ और आगे बढ़ती हूँ तो निश्चित ही वे खुश होते हैं। आपकी पुस्तक, जैसा कि आपने शुरू में उल्लेख किया कि आपकी माँ से आपको इंस्पिरेशन मिली लिखने की, तो आपने जब अपनी माँ को ये पुस्तक भेजी या देखी होगी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो बहुत खुश होती हैं, वो बोलती हैं कि तुमने एक बिल्कुल ही अलग क्षेत्र में अपना जो नाम बनाया है, तो उन्हें खुशी मिलती है। और एक होता है कि जो हमारा एक सपना होता है जो हम नहीं पूरा कर पाते, उनकी परिस्थितियां अलग थी। मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सहयोग मिला है, हमसे पहली जनरेशन को इतना सहयोग परिवार से नहीं मिलता था, तो उनके अंदर खुद बहुत लेखन प्रतिभा है, लेकिन वो इतना लिख नहीं पाई, उन्हें उतना समय नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जब हमारे बच्चे हमारा सपना जीते हैं तो बहुत आत्मसंतुष्टि होती है, ऐसा लगता है जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चों ने कर लिया, तो प्राउड फील करती हैं। निधि जी, आपके आगामी प्रोजेक्ट्स और क्या आने वाले हैं, क्या करने वाली हैं आप? ऐसा मैंने सोच के अभी कुछ नहीं लिखा है, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत सारी कहानियां घूमती हैं। अब वो कहानी पे निर्भर करेगा कि कब वो मुझे इतना बेचैन करके लिखवा ले। अभी तो मैं कह सकती हूँ कि मैं हल्के से नशे में हूँ कि जो किताब को जितना प्यार पाठकों से मिला है और जितने भी अभी खुमारी है आप। हाँ जी जी बिल्कुल, तो उसको एंजॉय कर रही हूँ अभी। निधि जी, आप हमारे बंजारा बीट्स के दर्शकों को कोई अपनी मालिक रचना सुनाइए। जी बिल्कुल। ये जो रचना है, अभी आपने पूछा था जीवन साथी का कितना सहयोग मिला, तो ये जीवन साथी के लिए ही कविता है, तो मैं उसको पढ़ती हूँ। कविता का शीर्षक है तुम्हारा होना। जो मरु में बह चले कोई मीठा झरना, जो आंखों में देता हो मृदुल स्वप्न निधरना, जो केशों में सज जाए बरखा के मोती, जो बुझती आंखों को मिल जाए नवज्योति, जो नवपल्लव को छूती ओस की बूंदे, जो सोती पलकों को माँ हौले से चूमे, जो बच्चे की मुट्ठी में मीठी कोई गोली, जो मन के बियाबान में नटखट कोई टोली, जो विकल अमावस में उग आया हो चांद, जो निर्जीव देह में लौट आए फिर प्राण, जो अधरों पर अटकी हो मृदु सुधियों की स्मृत, जो अस्तित्व तुम्हारा हो बस मेरे ही निमित्त, तुम्हारा होना सत्य हो उतना, मेरी कल्पनाओं का अलक्षित आसमान विस्तृत है जितना। एक बड़ा चटपटा सवाल मेरे मन में आया है कि आप इतना अच्छा लिख रही हैं, इतना अच्छा कर रही हैं, आपकी ख्वाहिशें बहुत सारी हैं, कुछ ऐसी भी ख्वाहिशें हैं जो शादी के बाद पूरी नहीं हो सकी, जो आपने चाहा सोचा, लेकिन कई बार क्या होता है, बदलाव आता है, स्थान परिवर्तन होता है, तो ख्वाहिशें कई बार पूरी नहीं होती हैं। ऐसा कुछ याद आता है आपको? ऐसी बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं, और वो अभी से नहीं बचपन से है, कि मैं किसी नदी के किनारे रहना चाहती थी, और मैं बिल्कुल ही अलग जगह पे झांसी में रह रही हूँ, तो लेकिन वो ख्वाहिश का सपना मैंने अभी छोड़ा नहीं है। मैं सोचती हूँ हाँ अभी मेरे पास समय है, शायद आगे जाकर हम लोग जब ख्वाहिश पूरा करने के लिए बेतवा नदी है। हाँ जी, बेतवा नदी है, लेकिन थोड़ी सी ठंडक की दरकार है कि पहाड़ भी हो नदी के पास में।
निधि जी, अगर आपसे एक रूमानी सवाल, एक कल्पना वाला सवाल पूछा जाए तो क्या अगले जन्म में आप वापस निधि अग्रवाल के रूप में, एक लेखिका के रूप में जन्मना चाहेंगी या कुछ और मॉडिफिकेशन करके आएंगी आप? अभी मैं पता नहीं, शायद विषय से भटक भी जाऊं, तो एक प्रसंग आपको सुना रही हूँ कि अभी हमारे घर पे एक गिलहरी का बच्चा आया हुआ है। उसकी मम्मी नहीं मिली तो वो हमारे पास है, हम उसको केयर कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा कि जो योनियाँ होती हैं हमारे, उन्होंने कहा अगर कोई अच्छा कर्म कर रहा होता है और अनजाने में पाप हो जाता है तो वो छोटी योनि में भी पैदा होता है तो उसको सुख पूरा मिलता है। तो गिल्लू हम उसको बोलते हैं, तो वो बोलती हैं कि गिल्लू के साथ भी ऐसा ही है कि वो इतना पैम्पर होकर रह रहा है। तो मैं उस वक्त सोच कब से रह रही हूँ? अभी 2-2.5 महीने हो गए हैं उसको। आपकी भाषा आपको समझता है? इतना तो नहीं समझता है। तो मैं तब उस वक्त मेरे मन में ये विचार आया कि जो बेस्ट योनि है वो तो गिलहरी और चिड़िया इन्हीं लोगों की है। शायद तो हम लोगों ने कितने पाप किए होंगे कि हम मानव योनि में हमने जन्म लिया है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस जन्म में मैं कुछ अच्छे काम करूँ कि भगवान मुझे अगले जन्म में कुछ चिड़िया गिलहरी बना दे। निधि जी, बंजारा बीट एक एकेडमिक और इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है, टैलेंट को शो करने वाला चैनल है। आप हमारे दर्शकों को अपनी तरीके से, अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि सकारात्मक रहिए और ईर्ष्या नहीं रखिए, आपस में एक दूसरे को सहयोग कीजिए। और जितना आप एक दूसरे को सहयोग करेंगे उतना सभी लोग आगे बढ़ते हैं, उतना पूरा समाज आगे बढ़ता है। तो जो छोटी छोटी रुकावटें लोग एक दूसरे के काम में लगाते हैं, या और सबसे बड़ी बात कि हम लोग चाहते हैं कि दूसरा अच्छे से करे और हम अपने को नहीं देखते। अगर हम खुद को सुधार लें, अपने परिवार को प्यार दें, अपने परिवार को साथ रखें, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से पूरा समाज अपने आप सुधरता जाएगा। आपके इस स्टेटमेंट से एक सवाल मेरे मन में आ गया है कि आपकी जब पुस्तक आई तो कितने लोग आपसे तपे थे, तकलीफ हुई थी कितने लोग? अगर तपे भी हो तो तपन मुझ तक नहीं पहुंची, क्योंकि हुआ तो होगा ऐसा, हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन मेरी एक आदत है कि जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, जिनसे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मैं उनको साथ लेके चलती हूँ। और जहाँ से मुझे लगता है कि मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं तो मैं थोड़ी दूरी वहाँ से पहले ही बना लेती हूँ। दया कर दीजिए। जी। मुझे लगता है आप अपनी दुनिया में खुश रहिए और मैं अपनी दुनिया में खुश रहूँ, टकराव ना हो तो बेहतर है। तो ये थी निधि अग्रवाल, डॉक्टर निधि अग्रवाल, जो साहित्य के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपने परचम फैला रही हैं। निधि जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।